आज हम बीए पाठ तृतीय में भारत में ब्रिटिश शासन में हुए भूमि संबंधी परिवर्तनों की चर्चा करेंगे। वास्तव में मैं इन्हें भूमि सुधार न कह करके भूमि परिवर्तन कह रही हूँ, जिसकी चर्चा हम आगे की कक्षा में करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग ने जो भूमि व्यवस्था की थी उसमें भूमि की उर्वरता नष्ट हो रही थी और किसान शोषण की चक्की में पिस रहे थे। इसके साथ ही कंपनी का कोष भी खाली पड़ा था। 1786 में सर जॉन शोरे ने एक नई व्यवस्था करके लगान को विकेंद्रित करने का प्रयास किया। इस नवीन व्यवस्था के अंतर्गत लगान वसूली का कार्य जिला कलेक्टरों के हाथों में चला गया और बंगाल प्रांत को कई छोटे छोटे जिलों में विभक्त कर दिया गया। परंतु इस व्यवस्था से भी राजस्व वसूली में कोई सुधार नहीं हुआ। इस पर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत आदेश दिया गया कि बंगाल में भूमि कर संबंधी स्थायी नियम बना दिए जाएं। कॉर्नवालिस की नियुक्ति कंपनी के संचालकों ने बड़ी सूझबूझ के साथ की थी। वह एक जमींदार का बेटा था और राजस्व का अच्छा ज्ञान था। अतः कंपनी के संचालकों ने कॉर्नवालिस को इस आदेश के साथ भारत भेजा कि लगान वसूली संबंधी वह 10 वर्षीय प्रबंध की व्यवस्था करे। इस दिशा में कॉर्नवालिस भी काफ़ी सावधानी से कार्य करना चाहता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस के भारत आगमन पर कृषकों की स्थिति। 1789 में जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उस स्वयं ने लिखा, भारत का 1/3 भाग जंगल के सदृश है जिसमें जंगली जानवर रहते हैं। वास्तव में वॉरेन हेस्टिंग के 5 सालाना बंदोबस्त और सर जॉन शोरे के विकेंद्रीकृत राजस्व व्यवस्था से भी न तो लगान वसूली में कंपनी को ही लाभ हुआ और न ही किसानों को ही जमींदारों के शोषण से राहत मिली। इसीलिए P.E. रॉबर्ट्स ने लिखा, कॉर्नवालिस ने इस देश के किसानों तथा व्यापारियों को ध्वस्त होते देखा, प्रजा तथा जमींदारों को दरिद्रता में डूबते देखा और केवल ऋणदाताओं को उन्नति पाते देखा। इस तरह से निश्चित आय का अनुमान लगाना भी कठिन था। काफ़ी सोच विचार के बाद 7 साल बाद 1793 में भूमि राजस्व व्यवस्था की घोषणा की और भारतीय इतिहास में यह स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। रणजीत सिंह गुहा ने अपनी पुस्तक ए रूल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बंगाल में कहा कि इस व्यवस्था का आधार इंग्लैंड में प्रचलित वाणिज्य आर्थिक विचारधारा तथा फ्रांस में फियोजोक्रेटिक विचारधारा के संगम में देखा गया, जो निजी संपत्ति के सिद्धांतों पर आधारित था। यदि संपत्ति अधिकार को भूमि के स्वामियों के पास सुरक्षित कर दिया जाए तो संपूर्ण कृषि व्यवस्था को लाभ पहुंचेगा। इसीलिए कृषि अधिशेष को बढ़ाने हेतु स्थायी बंदोबस्त आवश्यक समझा गया। परंतु नीलाद्रि भट्टाचार्य का मानना है कि स्थायी बंदोबस्त यूरोप के बौद्धिक विकास का ही सृजन नहीं, वरन ग्रामीण समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा अपने अधिकार व हितों की प्राप्ति का भी प्रतिफल था। एन के सिन्हा ने भी अधिकतम राजस्व प्राप्ति के सिद्धांत से प्रेरित बताया। स्थायी बंदोबस्त से तात्पर्य कॉर्नवालिस के शासनकाल में
यह सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत उसने भूमि को जमींदारों को वार्षिक निश्चित रकम दे दी और किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार उन्हीं जमींदारों को दे दिया गया। इस व्यवस्था में निम्न प्रावधान थे। स्थायी बंदोबस्त से तात्पर्य लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी गई, जिसके अंतर्गत उसने भूमि को जमींदारों को दे दिया। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला, जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया, परंतु यदि वे वर्ष के अंत में निर्धारित समय में निर्धारित रुपया नहीं देते तो जमीन उनसे छीन ली जाती और फिर उसे नीलाम कर दिया जाता। दूसरा, कंपनी की सरकार इस निर्धारित रकम से फिर वसूली वृद्धि नहीं कर सकती थी। तीसरा, जमींदार किसानों पर इच्छानुसार लगान लगा सकते थे। चौथा, किसानों का जमींदारों से सीधा संपर्क हो गया और जमींदारों के विरुद्ध वे किसी प्रकार की शिकायत कंपनी सरकार से नहीं कर सकते थे। स्थायी बंदोबस्त का लक्ष्य। इस नवीन व्यवस्था को लागू करते समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्पष्ट कर दिया था, यह राज्य के हित में होगा कि भूमि का स्वामित्व ऐसे मितव्ययी और कम खर्च करने वाले वर्ग को मिले जो भूमि का सुधार कर सके, किसानों की रक्षा कर सके, इस प्रकार देश को समृद्धशाली बना सके। अतः उसने एक व्यवस्था को लागू करने के लिए निम्न लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहा। पहला, कंपनी की भू राजस्व से आय निश्चित हो जाए और उसे लगान वसूली के झंझट से मुक्ति मिल जाए। दूसरा, लॉर्ड कॉर्नवालिस इस व्यवस्था से भूमि की उर्वरता बढ़ाना चाहता था। तीसरा, वह किसानों को जमींदारों के शोषण से बचाना चाहता था। चौथा, कॉर्नवालिस इस व्यवस्था को प्रचलित कर कंपनी सरकार को लगान वसूली के झंझट से मुक्ति दिलाना चाहता था। पांचवा, इस व्यवस्था के अंतर्गत वह बंगाल की भूमि को अधिकाधिक धनराशि पर देकर कंपनी को आर्थिक अवस्था सुधारना चाहता था। छठा, इस व्यवस्था के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस जमींदारों का एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता था जो कंपनी सरकार का हमेशा स्वामी बना रहे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को उपयुक्त लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता कितनी मिली और कितना इसमें दोष थे, इन सब की चर्चा हम आगे की कक्षा में करेंगे।